नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप सुन रहे हैं नवभारत टाइम्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के कार्यक्रम। आज हमारे साथ बिहार के वो दिग्गज नेता मौजूद हैं जिन्होंने बिहार में भारतीय जनता पार्टी की फाउंडेशन को मजबूत ही नहीं किया बल्कि उसे उठाया भी। आज वो सांसद हैं और बिहार के दिग्गज नेता हैं। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय सुशील मोदी जी की। सुशील मोदी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मोदी जी, मैं आपको मोदी जी कहूं क्योंकि एक बड़े मोदी जी सेंटर में भी हैं। जी जी, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए ना। तो नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए हमारे सुनने वालों को। नहीं, ठीक है। मैंने आपसे पहले पूछ लिया जी। तो मोदी जी, बिहार पर जो हुआ उस पर मीडिया में बहुत कुछ कहा गया, सुना गया। मैं उस तरह के क्वेश्चन अभी नहीं करूंगा, लेकिन फिर चूंकि आपसे बात हो रही है तो शुरुआत में सम अप कर दीजिए बड़ा संक्षेप में कि बिहार की स्थिति को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है ओवरऑल। नहीं, देखिए, बिहार की स्थिति पर टिप्पणी तो यही है कि जनादेश मिला था बीजेपी के साथ 5 साल सरकार चलाने के लिए। बहुमत था बीजेपी के, बहुमत यानी ज्यादा सीटें हमारे पास थी और 45 सीटें मात्र थी नीतीश जी के पास। लेकिन चूंकि हम लोगों ने चुनाव के पहले ही घोषणा की थी कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए हम लोगों ने और उनको मुख्यमंत्री बनाया और केवल 19 महीने के भीतर उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। और इसके पहले उन्होंने लालू जी को भी धोखा दिया था, 17 महीने में गठबंधन तोड़ दिया। तो देखिए, जिस बीजेपी ने उनको 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने अभी तक 2 बार लालू को धोखा दिया और 2 बार बीजेपी को धोखा दिया। देखिए, इसका परिणाम क्या हुआ है कि बिहार की इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण विकास के कार्य प्रभावित होते हैं। वर्ष 2005 से लेकर 2013 तक बिहार में जितना काम हुआ, अगर एक ही गठबंधन की सरकार रहती बिहार में तो आज बिहार कहां से कहां पहुंच गया होता। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। काम तो हम लोग भी लंबे समय थे, बाद में भी। लेकिन जो काम 13 तक हुआ, उसके बाद विकास की गति धीमी पड़ गई। वो माहौल नहीं रहा, गठबंधन बनते रहे, बिगड़ते रहे, पार्टनर बदलते रहे और दूल्हा वही रहा, बाराती बदलते रहे। तो इस सब का परिणाम ये हो गया कि विकास प्रभावित होता है। तो कुल मिलाकर ये बिहार के लिए बहुत दुखद है। और जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया, जो बिहार के जंगल राज के नाम से जाने जाते, जिनके 15 साल में बिहार 30 साल पीछे चला गया, वैसे लोगों के साथ अपने हाथ मिला लिया, ये बहुत दुखद है और इसका परिणाम बिहार को भुगतना पड़ेगा। आपने कहा कि धोखा दिया, दूल्हा वही रहा, इस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन एक सवाल ये उठता है सुशील मोदी जी कि अब आप संक्षेप में पूछूंगा क्योंकि कुछ सवाल ज्यादा है मेरे पास कि अब आप बीजेपी की भूमिका बिहार में क्या देखते हैं। पहले तो ये बता दीजिए आपकी सीटें कितनी थी। आपने कहा ना 45 उनकी थी पिछली बार जी, तो आपकी कितनी थी? नहीं, हमारी अभी 77 है। अच्छा, तो आप पहले ये बता दीजिए कि बिहार में अब बीजेपी की भूमिका संक्षेप में आप क्या देखते हैं। नहीं, देखिए, हम तो अब मुख्य विरोधी दल की भूमिका में हैं। 24 के चुनाव की तैयारी करेंगे। हमारी एक बैठक दिल्ली में होगी, आगे हम बैठकर विचार करेंगे क्या हमारी रणनीति होगी। लेकिन एक मजबूत विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करेंगे और 2024 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो अभी तक बीजेपी का अपना योगदान, बीजेपी की सीटों में 17 सीटों का योगदान था, तो वह योगदान बढ़कर कम से कम 35 तक जाए, ये हमारा टारगेट है। क्योंकि आपको पता है कि 303 लोकसभा की सीटें बीजेपी के पास है, उसमें 17 सीटों का बीजेपी का योगदान है। जबकि 39 हम जीते थे गठबंधन, लेकिन हमारी अपनी सीटें 17 थी, तो उससे काफी ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। और देखिए, कुछ लोगों को गलतफहमी है कि हम अति पिछड़ा जो वोट बैंक है वो हमारे साथ है, यानी नीतीश जी को लगता है कुशवाहा अति पिछड़ा। तो देखिए, लोग लोकसभा चुनाव में चेहरा देखते हैं, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और नरेंद्र मोदी बिहार में उनकी पहचान एक पिछड़े के रूप में है, पिछड़ों के लिए काम करने वाले एक नेता के रूप में है। तो जो वोट बैंक जिसका दावा नीतीश जी करते हैं, वो आज खिसक कर बीजेपी के साथ आ गया। इसलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि मंडल भी हमारे साथ है, तो मंडल भी हमारे साथ है। ये नहीं, तो आरक्षण की देखिए कि उनके पास कुर्मी और एक और जाति है, वही रह गई है शायद। जी भाई, क्या देखिए, उनका जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है। 2010 में 115 सीटें जीती थी बिहार में जनता दल यू, वो घटकर 2015 में पहुंच गए 71 पर और 2020 में पहुंच गए 45 पर।
और अगर नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार नहीं किया होता तो शायद 25 में जितना उनको मुश्किल हो जाता। उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है, उनका जनाधार घटता जा रहा है, उसका परिणाम है 45 विधानसभा की सीटें। मैं आपको 3 सवाल इकट्ठे पूछ लेता हूँ। आपने कहा कि उनका जनाधार घट रहा है, उनकी 39-45 थी और आपकी 70 थी, और ये क्या, और एक बात और थी, शुरू में जब मोदी जी प्रचार के लिए जाने लगे तो उन्हें बिहार में जाने से रोका भी गया था, ऐसी भी खबरें थी। तो आपने कुछ ज्यादा ही शराफत नहीं दिखा दी नीतीश एंड कंपनी के साथ? 70 सीटें होते हुए भी उनको बनाया, ये उसी का नतीजा नहीं है जो आज हो रहा है? जी नहीं, ज्यादा शराफत वाली बात नहीं, चूंकि 96 से ये गठबंधन था बीजेपी जेडीयू का, 96, 98, 99, 2004, 2009, यानी आप जोड़ लीजिए करीब 22-23 साल पुराना हमारा गठबंधन है, और इतने बढ़िया रिश्ते थे इनके साथ। लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने की, और इनको लगता है कि बीजेपी के रास्ते में दावेदारी भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी बैठे हैं, और लगता है कि मैं 17 साल तो मुख्यमंत्री हो गया, अब कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, लोग तो मुख्यमंत्री रहने भी नहीं देंगे, मेरी लोकप्रियता घट रही है, तो मैं अपने चेहरे को अगर राष्ट्रीय धरातल पर अगर मैं दावेदारी पेश करूं तो शायद लोग तैयार हो जाएं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्यों आपको स्वीकार करेंगे। अरविंद केजरीवाल की अपनी सरकार 2 राज्य में है, दिल्ली और पंजाब में। आप तो करीब 45 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी के 150 से ज्यादा एमएलए हैं, तो क्यों केसीआर के आपसे ज्यादा एमएलए हैं, ज्यादा ताकतवर मुख्यमंत्री किसी की वैशाखी पर नहीं है। लेकिन आप तो कभी बीजेपी, कभी राजद, कभी कांग्रेस की वैशाखी पर सत्ता में है, आपके पास तो केवल 45 विधायक हैं। तो इसलिए देखिए, सपना देखने में कोई बुरा नहीं है, लेकिन इस बार जो उन्होंने गठबंधन तोड़ा है वो बिहार की जनता कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। मैं आता हूं उस पर। आप कह रहे हैं कि इनके साथ बड़े अच्छे संबंध थे पुराने 20 साल से, लेकिन आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो ममता, समता और जयललिता ने उनको कैसे लंगड़ी टांग कर दिया था। ये एक्सपीरियंस तो आपके पास था जी। और शिवसेना का बिहार में भी आपके साथ बड़ा अच्छा संबंध था जी। तो विश्वास करना क्या घातक नहीं रहा बीजेपी के लिए? सही रहा, विश्वास करना घातक रहा, लेकिन देखिए ममता बनर्जी वगैरह तो क्षणिक अलायंस पार्टनर थे, लेकिन इनका तो इतना लंबा संबंध था और 13 साल तक तो मिलजुल कर सरकार चलाई हम लोगों ने। तो लंबा था आपसे जी, शिवसेना का संबंध तो आपसे लंबा था इनसे भी। नहीं, लेकिन शिवसेना ने धोखा दिया। कहाँ तय हुआ था कि उनका मुख्यमंत्री बनेगा? कोई भी दे सकता है। बीजेपी को क्या ये सावधानी नहीं बरतनी चाहिए थी पहले? देखिए, सावधानी बरतने के बाद ही तो धोखा हो सकता है ना। मैंने इसीलिए पहले सवाल रखा था कि शराफत ज्यादा दिखाई है। नहीं, शराफत ज्यादा दिखाई आप कह सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई बेईमानी करेगा, धूर्तता करेगा, ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। अच्छा, अब एक गाना जिससे दोस्ती करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। सुशील जी, एक गाना आता है, शराफत छोड़ दी मैंने। अब क्या बीजेपी कहेगी शराफत छोड़ दी मैंने? नहीं, देखिए, शराफत छोड़ने और नहीं छोड़ने की बात नहीं है। इतने धोखे खा लिए। राजनीति में एक भरोसा नाम की चीज होती है, पर इतने धोखे खा चुके हैं। करेगा आदमी। हम लोगों ने दोबारा भरोसा किया उनके ऊपर, वो 13 में छोड़ के चले गए, फिर आए नरेंद्र मोदी जी के पास, बीजेपी के पास, मैं फिर समझौता करना चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई, अब मिलकर काम करेंगे। आदमी सोचता है कि चलो भी, हमारा भी स्वार्थ था कि हमारी सरकार बन जाए, और पुराने सहयोगी हैं, अपनी भूल स्वीकार कर रहे हैं कि लालू के साथ जाना मेरी गलती थी, लेकिन फिर वो इसी प्रकार की हरकत करेंगे। मैं लालू जी पर आता हूँ, लेकिन आपने कहा धोखा दिया, 2-3 बार आपने शब्द यूज किया, तो मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, बड़ा प्लेनली पूछना चाहता हूँ कि धोखा क्यों? हर आदमी को प्रधानमंत्री बनने की लिप्सा तो होती है, उनको क्यों ना हो? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे ना, भाई अब मेरा गठबंधन नहीं रहेगा, आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, लेकिन आपको मैंडेट मिला, आप अकेले चुनाव लड़ते, या आप राजद के साथ 2020 में भाजपा जदयू को लोगों ने जनादेश दिया और उस जनादेश को तोड़कर आप चले गए उसके साथ जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़ते रहे। देखिए, नीतीश जी की पूरी जो राजनीति रही वो एंटी कांग्रेस और एंटी आरजेडी रही। जिंदगी भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, इमरजेंसी में जेल गए, जेपी आंदोलन में साथ रहे, और फिर लालू यादव को छोड़कर 94 में उन्होंने समता पार्टी का गठन किया। तो जिस व्यक्ति की पूरी राजनीति एंटी बीजेपी, क्षमा करेंगे, एंटी आरजेडी और कांग्रेस विरोध की जिनकी राजनीति रही, अब उन लोगों ने हाथ मिला लिया
अपने स्वार्थ के लिए। और कौन स्वीकार करेगा? मैं नहीं कर रही कि उनको लगता है माने ना माने कम से कम दावेदारी तो करें, या तो मेरा कुछ नहीं होगा। मोदी जी, मैं लालू जी पर और इनके प्रधानमंत्री पर आता हूँ, पर एक मेरे मन में रह रहकर बार सवाल आती है। आपने कहा बार बार गठबंधन बदला, दूल्हा वही रहा। एक सवाल पब्लिक का है कि जब तक सुशील मोदी जी बिहार में रहे तब तक नीतीश जी से खूब अच्छी निभी। आप सेंटर में आ गए, मामला गड़बड़ हो गया। ऐसा क्यों, क्या वजह लगती है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरे कारण केवल सरकार चल रही थी ऐसा भी नहीं है। एक अच्छा मेरे आने के कारण जो है रेपो बना हुआ था। नहीं, वो सरकार के ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। बीजेपी में बहुत नेता हैं, उससे ज्यादा योग्य और सक्षम लोग भी हैं। मैं भी उन नेताओं में से एक हूँ, इसलिए मुझको गलतफहमी नहीं है। पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया मैं उसका निर्वाह करूंगा और करता रहूंगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई वैक्यूम क्रिएट हो गया। पहले भी लोग थे, आज भी लोग हैं और आगे भी लोग रहेंगे। अच्छा, आपने अभी उनके प्रधानमंत्री बनने की बात कही, ममता, केजरीवाल। मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ, शायद आप उसको स्वीकार करेंगे। हो सकता है एक बार नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनने में कांग्रेस, ममता जी, शरद बाबू और दूसरे लोग सपोर्ट कर भी दें, पर आपको लगता है आम आदमी पार्टी जिसका देश में उभार हो रहा है, उसके केजरीवाल साहब इनकी टंगड़ी नहीं अड़ाएंगे? देखिए, कोई क्षेत्रीय नेता नहीं करेगा। जो आपस की स्पर्धा है वो चाहे ममता बनर्जियों के क्यों करेंगे? नहीं, वो शायद कर भी दे, पर केजरीवाल जिनकी ये तो राष्ट्रीय होती जा रही है। हाइपोथेटिकल सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा। नहीं, वो जिनकी राजनीति में ऐसा तनेजा जी, जो राजनीति में दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए कोई आदमी अब कोई आकर कह दे कि मुझे समर्थन मिल जाए, क्यों आपको समर्थन देगा? मुझे बताइए ना, आपसे ज्यादा सीटें हैं कि नहीं है? आपसे कोई कम समय तक वो मुख्यमंत्री नहीं है? तो इसलिए ये नहीं है रद्दे कि कोई क्षेत्रीय दल को कोई स्वीकार नहीं करेगा। मैं आज आपको फिर बता दूं सर, ऐसा पहले देश में हो चुका है, मैंने इसलिए पूछा। देवेगौड़ा जी चुनाव के बाद हुआ। देवेगौड़ा जी, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल। चंद्रशेखर वो चुनाव के पहले नहीं चुने गए थे, वो चुनाव के बाद चुने गए जी। तो अगर मान लीजिए चुनाव के बाद अगर ऐसी कोई सरकार बनती है जिसके मुखिया के पास केवल 40 सीट है, तो भारत को का कटोरा लेकर अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड के पास जाना पड़ेगा। तो क्या ये देश की जनता ये चाहेगी कि फिर इस प्रकार के अस्थिरता का दौर प्रारंभ हो? लेकिन राजनीति में आप इनकार नहीं कर सकते सर संभावनाओं से। जी, संभावना तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्यों होगी जब नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, ताकतवर नेता है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी 18 राज्यों में सरकार है, इतना बड़ा संगठन है, तो जनता फिर इस प्रकार की गलती क्यों करेगी? आप बिल्कुल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब जनता हमारी इतनी एजुकेटेड हो चुकी है कि वो राज्यों में और देश में किसको शासन देना है वो बड़े आसानी से समझती है। वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन एक सवाल मेरा ये था कि केजरीवाल जिनकी पार्टी का उभार हो रहा है, उनकी राष्ट्रीय महत्व का, वो क्यों, मतलब उन्हीं पर फोकस है, वो क्यों आखिर करेंगे? मैं उन पर केवल नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूँ कोई क्षेत्रीय दल किसी क्षेत्रीय नेता को स्वीकार नहीं करेगा। ये बात मेरी तनेजा जी नोट कर लीजिए। मेरा भी 40 साल का तजुर्बा है। हाँ, कल कोई अस्थिरता पैदा हो जाए, अब बाद में क्या हो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वैसी कोई स्थिति पैदा नहीं होने वाली। क्यों पैदा होगी वैसी स्थिति? इसलिए कोई हाइपोथेटिकल चीजों का कि केजरीवाल हो जाएंगे, फलाने हो जाएंगे, तो कोई ऐसा हाइपोथेटिकल जिसका कोई बेसिस नहीं है, कोई आधार नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम होती जाती तो समझ में आ सकता था, बीजेपी का आधार अगर गिरता जाता तो समझ में आ सकता है। तो जो विपक्ष है वो कमजोर हो रहा है, और आप प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं कि सत्ता पक्ष कमजोर हो गया, तो ये तो कोई प्रश्न नहीं है ना। नहीं, मैं सत्ता कमजोर तो देश के अंदर केजरीवाल समर्थन दे ही नहीं, मैं केजरीवाल पर मैं बोलूंगा ही नहीं। मैं तो बिहार तक सीमित हूँ, मैं बिहार के बारे में जानता हूँ, और मैंने कहा कोई नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगा, ना नीतीश कुमार केजरीवाल को स्वीकार करेंगे, न ममता बनर्जी केसीआर को स्वीकार करेंगे। अच्छा, आपने कोई किसी को स्वीकार नहीं करेगा। मोदी जी, अभी भी आपने भी कहा कि भी प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा थी और इसीलिए उन्होंने ये सब किया। पर आप देखिए, उसके चलते क्या अब बिहार में लालटेन की रोशनी ज्यादा नहीं हो जाएगी, वो ज्यादा इन पर हावी नहीं हो जाएगी, मजबूत नहीं हो जाएगी, ये कमजोर हो जाएंगे वहाँ? और तो होगी, 115 विधायकों का समर्थन उनको है। इनके पास अगर 50 विधायकों का समर्थन है तो कहाँ 115? जब चाहेगा लालू यादव इनकी पार्टी को तोड़ देगा। उनको अगर 6 लोग और चाहिए, जीतन राम मांझी के 4 लोग पहले से मौजूद हैं, हम पार्टी,
119, 2 निर्दलीय हैं, 221। तो ये तो जब चाहेंगे वो अपनी सरकार बना लेंगे, इनकी सरकार को तोड़ देंगे और नीतीश जी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए देखिए, ये तो उनकी मर्जी पर है, दया पर है, कब तक रहेंगे, कब तक इनकी शक्ति कमजोर होगी और लालू जी की बढ़ेगी। उसका नमूना तो देखिए, सरकार बनते ही लालू जी स्वस्थ होकर बिहार भी पहुंच गए हैं। नहीं, अब तो दौड़ने लगेंगे। आप कुछ दिन के बाद देखिएगा ना कि अब लालू जी दौड़ने लगेंगे। अब तो कल ही आपने देखा होगा टीवी पर समाचार आ रहा है, बिल्कुल, जो कि बड़े बेटे की जो समीक्षा बैठक हुई उसमें दामाद मौजूद थे। कभी सुना था आपने कि सरकारी बैठकों के अंदर दामाद और बहनोई मौजूद रहता है? पॉलिटिकल कोई वर्कर बैठा रहता है मीटिंग के अंदर, समीक्षा बैठक हो रही है और आईएएस से ज्यादा प्रमुख स्थान पर बैठा है। हो सकता है परिवार के जो और भी सदस्य पुरुष थे, साधु यादव जी, या वो भी शायद अब एक्टिव हो जाएंगे। देखिए कि मैंने तो पूरा परिवार को सक्रिय होना ही है। ये तो परिवार की पार्टी, इनको तो कोई जनता से मतलब नहीं है। ये तो परिवार की पार्टी है, इसलिए परिवार का शिकंजा धीरे धीरे सारी बहनें आ जाएंगी। इतने बहनों ही हैं, उनको लग रहा है हमारी सरकार बन गई तो सब लोग लाभ उठाने के लिए आएंगे ना। अच्छा, आप कर पाएंगे क्या? अब ये सरकार बनी, लेकिन आपने शायद नोट किया होगा, अभी 1 हफ्ता हुआ सरकार बने, तो एक मुहावरे की भाषा में कहें तो सिर मुंडाते ओले पड़े। पहले दिन के बाद से अपराध होना शुरू हो गए हैं। देखिए, मैं फिर आपको बता दूं कि बिहार के अंदर न तो ये अपराध को रोक पाएंगे और न लालू के बढ़ते प्रभाव। इन्होंने जिंदा कर दिया जो पार्टी लोगों ने जिनको जमीन में गाड़ दिया था, जिस पार्टी को 25 पर पहुंचा दिया था। 2010 के चुनाव में बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को केवल 24 विधानसभा की सीटें दी थी। उनको 2015 में इन्होंने 75 दिलवा दिया और बाद में आज राष्ट्रीय जनता दल को ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद करके 30 साल पीछे ले गए बिहार को, उन लोगों के हाथ में सत्ता सौंपने जा रहे हैं। और देखिए, इनकी पार्टी का तो टूटना तय है, मैंने आपसे पहले भी कहा। इसलिए बिहार मोदी जी, आप बिहार के दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछूंगा, उस पर आप आराम से पूरी गहराई से जो कहना चाहें कहिएगा। एक फिल्मी गाना है, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। 33 में से 23 मंत्री टेंटेड। तो जो बिहार पहले से ही राजनीतिक रूप से बदनाम था, आपको नहीं लगता कि उसकी छवि पूरे देश में इट हैपन्स ओनली इन बिहार? देखिए, एक बात बता दें, देखिए मुकदमा दर्ज होना एक बात है और बाहुबली की छवि होना एक बात है। सर, मंत्री तो ना बनाए, मुकदमा भी दर्ज है। तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप। मुकदमे तो मेरे ऊपर भी होंगे, लेकिन क्या मेरी छवि बाहुबली की है, दबंग की है जी? क्या मेरे नाम से लोग डरते हैं? तो इनके मंत्रिमंडल में आधे दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने अपने जमाने के डॉन, बाहुबली, जिन भी शब्दों जिनके नाम से लोग डरते हैं, कांपते हैं, लोग रास्ता छोड़कर किनारे हो जाया करते थे। तो इस प्रकार के छवि के लोगों को मंत्री बना दिया। अब शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? जो दिल्ली हवाई अड्डे पर 10 जिंदा कारतूस बैग में छिपा कर ले जा रहे थे और जिनको सीआईएसएफ ने पकड़ लिया और बाद में कोर्ट में माफी मांग लिया कि भूल हो गई, मैं विधायक हूँ, प्रोफेसर हूँ, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। ऐसे में समय नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार के जो सारे लोग हैं, इसलिए ये बिहार के लिए सुखद नहीं है। बिहार फिर पुराने दौर की ओर लौट कर जा रहा है। आप विपक्षी दल आरोप लगाएं तो ठीक है, वहाँ की खाद्य मंत्री पे उन्हीं की पार्टी की महिला नेता ने आरोप लगा दिया। अभी तो इसलिए उनका जवाब तो उन्हीं को देना है कि उनके दल में तो रिवोल्ट होना शुरू हो गया। उनके दल में बैठकें हो रही हैं, लोग उनके एक डॉक्टर संजीव, उनके विधायक, उनके 4 लोगों की बैठक हुई और उनके ट्विटर हैंडल पे क्या ट्वीट किया जाकर देखिए। तो उनके दल में खलबली मची हुई कि उनके दल के लोग नहीं चाहते हैं लालू के साथ जाना। मैं 2 सवाल आखिरी पूछूंगा जी। भतीजे ने चाचा पर आरोप लगाया था पलटू राम और चाचा ने आरोप लगाया था जंगल राज, तो आज वो जंगल राज मंगल राज बन गया क्या? देखिए, नीतीश जी को ऐसा लगता है कि इन आरोपों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो जनता गद्दी पर बैठाती है गद्दी से नीचे उतारती है। तो आप अगर हर 1.5 साल पर सरकार के पार्टनर बदलते रहेंगे तो अब जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। अब बीजेपी भी बिहार में बहुत मजबूत है और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले से कई गुना ज्यादा है। मेरा आखिरी सवाल जी, सुशील मोदी जी, आपने जनता की बात कही कि जनता जानती है, मैंने भी कहा जनता एजुकेटेड हो चुकी है देश की। बिहार की जनता वैसे ही राजनीतिक रूप से बड़ी संवेदनशील और
समझदार है, क्या अब मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का ये दायित्व नहीं है कि वो जनता को एजुकेट करेगी अगले चुनाव तक कि अगर इन्होंने प्रधानमंत्री की लिप्सा में ऐसा छोड़ा है तो ऐसा, मैं क्षमा के साथ कहूंगा, आप लोग कहते हैं पलटू राम, ऐसा वायदे से मुकरने वाला व्यक्ति देश की सर्वोच्च सीट पर बैठने लायक है क्या, ये जनता नहीं जानेगी? अरे भाई, सर्वोच्च सीट पर बैठने लायक की बात ही कहाँ होती है? वो कहाँ फेंका जाएंगे इस चुनाव में? हमको आप देखेंगे 2014 का रिजल्ट, 24 का रिजल्ट आने दीजिए। 14 में 2 सीट जीते थे ये। इस बार इनकी पार्टी बिहार में खाता भी खोल पाएगी कि नहीं खोल पाएगी, ये कहना मुश्किल होगा। इससे देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी 1.5 साल बाकी है। क्या जो शिवसेना का मुंबई में, महाराष्ट्र में, वो इनकी पार्टी के साथ भी हो सकता है? मतलब उनके ही लोग छोड़ करके? नहीं, वो देखिए, हम लोग विपक्ष में बैठेंगे, 1.5 साल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और हम लोग को तो ये लगता है कि ये तो हम लोग को एक मौका, एक अवसर दे दिया है जनता ने, उन्होंने तोड़ दिया। 2025 के अंदर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, बिहार में बीजेपी सरकार बनाएगी, और वो उनके लोग ज्यादा से ज्यादा उनके साथ आपके साथ आ जाए, उनके खुद लोग? नहीं, वो सब कोई विषय ही नहीं है। हम 25 के अंदर बीजेपी सरकार बनाएगी। कौन आता कौन जाता उसका कोई मतलब नहीं है। एक आखिरी सवाल तनेजा जी, आपने आखिरी सवाल 2 बार पूछ लिया। एक और रह गया जी। 2025 में आपने कहा कि मजबूत सरकार बनाएंगे फुल मेजोरिटी के साथ। उस समय श्रीमान सुशील मोदी की कोई आकांक्षा रहेगी चीफ मिनिस्टर बनने की? नहीं, मेरी कोई आकांक्षा नहीं। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं राज्यसभा में आ गया और मुझे सीखने समझने का इतना मौका मिल रहा है। देश के 4 सदनों में रहने का मुझे मौका मिला, विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में और अब राज्यसभा में। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए? नेता प्रतिपक्ष रहा, डिप्टी सीएम रहा, वित्त मंत्री रहा, तो इतने वर्षों तक मैं नेता प्रतिपक्ष, डिप्टी सीएम, तो इतना रहा, तब और क्या चाहिए? इसलिए जितना बनना था मैं बन चुका हूँ और मैं इससे संतुष्ट हूँ। और पार्टी जो भी काम कहेगी, जहाँ भी करने के लिए, मैं पार्टी के सिपाही के नाते काम करता रहूंगा। सुशील मोदी जी, आपने हमारे साथ समय निकालकर बातों का जवाब दिया बिल्कुल साफगोई से, इसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, ये थे सांसद और बीजेपी के बिहार में दिग्गज नेता श्री सुशील मोदी। बता रहे थे कि बीजेपी को सेटबैक तो लगा है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि आने वाले चुनावों में जनता जो काफी समझदार है, वो अपना निर्णय बिल्कुल सही रास्ते पर ले जाएगी। अगले कार्यक्रम में किसी और मेहमान के साथ फिर भेंट होगी। नमस्कार, धन्यवाद।